मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल चाडेश्वर भरोज से आज आपको ग्रामर से मैं आपको विराम चिन्ह का रिवीजन कराऊंगी। विराम चिन्ह ग्रामर में हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज अभी हमारा ग्रामर का पोर्शन सब कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया है और हमारा वितान से भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सो मैं अब आपको हमारा रिवीजन है, क्योंकि अब आपके PT3 आने वाले हैं। और PT3 जैसे कि आपको पता भी है कि हमारा पहले रिटन का प्लान था कि आपको रिटन में कराएंगे, लेकिन अभी रिटन में प्लान नहीं है। अभी वो सेम वैसे ही जैसे गूगल फॉर्म आपके पहले आपने PT1 और PT2 किया था, सेम वैसे ही आपको PT2 और PT1 और PT2 करना है की तरह ही PT3 भी करना है। वही 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, वही आपके सब MCQ टाइप्स में क्वेश्चन आएंगे, वही सेम वैसे ही कि 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। 1 आवर में आपको आपका 10 o'clock को आपका पेपर आ जाएगा और पेपर आने के बाद फिर उसके बाद आपका 10 o'clock को पेपर आएगा, फिर 11 o'clock तक आपको उसको सबमिट करना है। और 11 o'clock के बाद आपका सबमिशन हो जाना चाहिए 11 o'clock से पहले पहले, क्योंकि जब MCQ क्वेश्चंस हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप हाफ एन आवर में अपना पेपर कंप्लीट कीजिए या 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद 11 o'clock तक आपको हमें सबमिट कर देना है, जिससे कि हमें आपका रेस्पॉन्स मिल जाए। क्योंकि 11 बजे के बाद रेस्पॉन्स बंद हो जाएगा और अगर आप लोग अपना रेस्पॉन्स नहीं भेजते हो तो आपकी अब्सेंट लग जाएगी और आपका रेस्पॉन्स हमारे पास नहीं है, और आपने अगर पेपर कंप्लीट भी किया है तो भी हमें नहीं पता चलेगा। और सेकंड थिंग, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको PT1 PT2 में भी बोला था, और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है कि आप लोग जब भी अपना आपको सबमिट करना होता है अपना ये रेस्पॉन्स, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे, वो स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजोगे। वो श्योर आपको भेजना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैडम मैं भूल गया, मैडम मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाते हो, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं बनाने आपको। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भी दी थी, तो भी आपने ऐसे ही किया कि कुछ बच्चों ने मुझे उसके फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजा और कुछ ने नहीं भेजा है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ, ऑलरेडी आप 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हो। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सबमिट नहीं होता है, लेकिन मतलब वो क्या कहते हैं, वो स्क्रीनशॉट अगर लेके रख लेते हैं तो वो मेरे को फिर भेज देते हैं, तो एटलीस्ट मुझे पता होता है कि हाँ इन्होंने सबमिट किया है। और सबमिट करने के बाद आपको आपने वो अटेम्प्ट किया है और आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो वो आपके पास भी कंफर्मेशन का रहता है और हमारे पास भी प्रूफ हो जाता है कि आप लोगों ने किया है। लेकिन अगर आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो ना तो आपके पास कोई प्रूफ है और आप हमें भी कोई कन्विंस नहीं कर सकते हो कि मैंने ये किया था। और उससे पहले और एग्ज़ाम्स में और 11 o'clock का टाइम हो चुका होता है और वो चीज़ें आप पेपर नहीं दे पाते हो और फिर दोबारा गूगल फॉर्म खोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो सबके लिए सेपरेट गूगल फॉर्म नहीं खोला जाता। तो इस बार आप लोगों को स्ट्रिक्टली मैं समझा रही हूँ कि अपना सबमिट करने के बाद जो आपका व्यूज़ स्कोर आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। ओके, ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए कि मैम भूल गया था। ये आप अपने माइंड में या एक पेपर पर लिख लीजिए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। ओके, तो ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि वो वैसे ही सेम पैटर्न में, जैसे सेम आपका जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपके एक क्वेश्चंस आएंगे, वही ग्रिड वाले क्वेश्चंस होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसी में ही आपको टिक करना है, उसी में से ही आपको आंसर्स करने हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़कर तब आप उसका आंसर देना, ठीक है। और थर्ड थिंग कि
जब भी आप वो करते हो, अपने को आंसर्स टिक करते हो गूगल फॉर्म पे, तो बहुत ऊपर नीचे हम स्क्रॉल करते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो बहुत बार हमारे आंसर्स जो हमने टिक किया भी था, लेकिन स्क्रॉल करने के चक्कर में ऊपर नीचे वो हो जाता है, वो हट जाता है या वो रॉन्ग हो जाता है। तो जब आप सबमिट कर रहे हो तो फाइनली एक बार अपना पूरा पेपर धीरे 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 स्क्रॉल करके देखिए कि जो आंसर्स आपने लगाया है वो आंसर सही है या गलत है। तो इसलिए ये चीज़ आप नहीं दोबारा करना कि आपने वो टिक किया है, रॉन्ग पे टिक कर दिया है, या आपने सही पे टिक किया है लेकिन स्क्रॉल होता है, तो वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं कुछ, और टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो आंसर्स अपना आप ही ऑटोमेटिकली आपका ऊपर नीचे हाथ लग के इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप स्क्रॉल करो तो ये आपको देखना है कि जिधर आपने आंसर्स का टिक लगाया उधर से स्क्रॉल नहीं करना है, आपको दूसरी साइड से स्क्रॉल करना है। तो इधर से स्क्रॉल करते हुए तब आप उसको कीजिए। ठीक है, ये तो थी आपको मैंने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने जो बातें आपको समझाई है। क्योंकि आपके 4 या 5 से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो 4 5 से एग्ज़ाम आपके शुरू हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए और डीप में करनी है। आपको लेसन रीड करना है। वैसे तो मैंने काफ़ी लेसन आपके जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो उसमें हमने काफ़ी लेसन कर लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पूछ भी लिए हैं, तो आपको ऐसा कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। और जो रही आज विराम चिन्ह की, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ। विराम चिन्ह बहुत इजी है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, और अविकारी शब्द भी हमारा हो चुका है, और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश भी मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था। मैंने आपको कुछ पद्यांश और गद्यांश मैंने लिख कर दिए, मतलब कुछ भेजी थी मैंने, तो कुछ बच्चों ने किए थे और मैंने उनके आंसर्स भी आप लोगों से डिस्कस किए थे, तो वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमारा ऐसा एक अनुच्छेद लेखन बचता है। तो अनुच्छेद लेखन में क्या है कि अनुच्छेद लेखन हम गूगल फॉर्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको लिखना होता है। और अनुच्छेद लेखन में भी आपको पता है कि जो निबंध का जो छोटा रूप होता है उसको हम अनुच्छेद लिखते हैं। जो एक निबंध में हम बढ़ा चढ़ाकर जो सारी बातें कही जाती है वो 1 पेज 2 पेज 3 पेज का हम ऐसा लिखते हैं, वो अनुच्छेद लेखन में। अनुच्छेद लेखन में अगर हमने सपोज मेरा प्रिय खेल लिखा है, तो मेरा प्रिय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो फुटबॉल में हमने, अगर मैंने फुटबॉल के बारे में मैंने लिखा है, तो मैंने वो निबंध अगर 3 पेज का अगर लिखा है तो वो मेरा निबंध हुआ, वो अनुच्छेद लेखन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने उसको एक पैराग्राफ में लिख कर दिया, पूरी जो बातें आपने 3 पेज में कही है, लेकिन जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन बात होती है फुटबॉल में, तो आपने वो बातें फुटबॉल के मैच में तो वो आपने उसमें लिखी है, तो वो आपका क्या होगा? अनुच्छेद लेखन होगा। तो अनुच्छेद लेखन, तो अनुच्छेद लेखन का क्या? अनुच्छेद लेखन जो होता है वो रटा रटाया शब्दों का कुछ नहीं होता, वो आपके अपने अंदर के विचार होते हैं, आपके अंदर के शब्द होते हैं, जो अपने शब्दों में आप पेपर पर लिखते हो और पेंसिल के द्वारा उसको अपने शब्दों में ढालते हो, अपनी भाषा में करते हो। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें आपको याद करना है कुछ है, आपको केवल वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बोला प्रदूषण पे आपको अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद लें, तो आप प्रदूषण पे आप अनुच्छेद लेखन करोगे, तो आपको प्रदूषण क्या है या प्रदूषण कैसे फैलता है, प्रदूषण से क्या फ़ायदा है, प्रदूषण से क्या हानि है, प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है, प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण अगर को हम कैसे रोका जा सकता है, ऐसी बातें हम एक पैराग्राफ में हमें 10-12 लाइन में उसको कंप्लीट करना होता है, 15 लाइन में कंप्लीट करना होता है, 10 एक कि ये हमारा अनुच्छेद एक छोटे निबंध का छोटा रूप या निबंध का सारांश या पूरा कि एक उसमें हम जो लिख देते हैं वो पैराग्राफ में, वो हमारा अनुच्छेद लेखन होता है। तो ये चीज़ें आपको अपने ही शब्दों में लिखनी है, ये नहीं कि आपने बुक में से पढ़ा या कहीं से कोई भी पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं आता है, केवल आपको उस टॉपिक का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि वो टॉपिक का अर्थ आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए।
ये मैं आपको उस अनुच्छेद के बारे में बता रही हूँ। तो अनुच्छेद लेखन तो आपका गूगल फॉर्म पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। बाकी आपका विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह और आपका अविकारी शब्द हैं, वाक्य हैं, अपठित गद्यांश और एक कहानी लेखन भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो कहानी लेखन भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कहानी लेखन को भी आपको खुद ही लिखना होता है। कहानी लेखन में क्या होता है कि आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि सपोज करो, कैसे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कहानी लेखन में। कहानी लेखन में ये पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि उस गांव का वर्णन कीजिए, उस गांव में क्या क्या व्यवस्था थी, उसका पहले परिचय दे दिया गया है कि परिचय दीजिए, एक सीन दे दिया गया है कोई या कहानी, एक कहानी चित्र दे दिया गया है तो उसमें पिक्चर्स बनी हुई है काफ़ी, और तो गांव का सीन दिखाया है, एक तरफ बूढ़ी अम्मा घास काट रही है, तो कुछ ऐसे सीन दे दिए जाते हैं। तो उसको जोड़ते हुए आपको अपने मन से कहानी लिखनी होती है। जैसे कि आपको याद भी होगा बच्चों, सब लोगों ने करा भी होगा, जिक्सा आता है, जिक्सा या पजल्स आते हैं जो फिगर वाले आते हैं, उन पे पिक्चर्स बनी होती है। कोई एलिफेंट हुआ तो उसके पीसीस कर दिए, 4 पीसीस कर दिए, 6 पीसीस कर दिए एलिफेंट के, और उनको जंबल कर दिया, उनको घुमा दिया। अब आपको पता है कि एलिफेंट की सूंड लंबी होती है और उसके कान बड़े बड़े होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं। तो आपको ये पता है, आपको ये नहीं कि आप अब सपोज करो अभी 6 पीस आपके एलिफेंट के दे दिए और 6 ही पीस आपको टाइगर के दे दिए गए, वो जंबल कर दिए सबको। अब आपको बोला है कि दोनों को सेपरेट सेपरेट आप इनको जोड़िए। तो अब आप बताइए, आप एलिफेंट के कान में, जब एलिफेंट के कान लगाने की बारी आएगी तो आप एलिफेंट के कान लगाएंगे या टाइगर के? आप टाइगर के लगाओगे, क्योंकि आपको एलिफेंट और टाइगर दोनों के फीचर्स पता हैं कि उनके कैसे कैसे फीचर्स हैं, वो कैसे दिखते हैं, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ये सब आपको पता है। तो आप एलिफेंट का आपको पता है कि एलिफेंट के बड़े कान होते हैं, तो आप वो बड़े कान वाला ही पोर्शन एलिफेंट पे लगाओगे, ठीक है। और आपको पता है कि कैट जो टाइगर है, टाइगर का फेस कैट जैसा है, उसके लंबी सूंड नहीं है, तो वो फेस आप टाइगर पे ही लगाओगे। तो ठीक वैसे ही आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जा रहे हो वो पजल्स की, अब ये आया तो इसका कलर ऐसा है तो ये ही ऐसे मैच कर रहे हो। तो ठीक वैसे ही कहानी लेखन में, कहानी लेखन में भी अगर सपोज करो आपको 4 पिक्चर्स दे दी गई हैं, एक गांव का सीन दिखा दिया है, एक में खेती का सीन दिखा दिया गया है, एक में मार्केट का सीन दिखा दिया है, बहुत सारे लोग हैं, और एक में बहुत सारे गांव के लोग दिखा दिए गए, ऐसे सीन दिए। तो आपको अब उससे रिलेटेड कहानी बनानी है अपने शब्दों में, कि आपको कहानी लेखन करना है। तो आपको पहले सबसे पहले खेत का सीन दिखाया, तो ये एक गांव का दृश्य है, यहाँ पर बहुत हरियाली होती है, यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण रहता है, ऐसे आप यहाँ पे बनाओगे। फिर दूसरे गांव में कि गांव के लोग खेत में काम करते हैं, वो ही उन्हीं की आजीविका का साधन होता है। जो गांव के लोग होते हैं वो खेती करके शहर में अनाज बेचकर अपने घर का पालन करते हैं, ऐसा वो वहाँ पे, क्योंकि खेत में औरत आदमी लोग सब लोग काम कर रहे हैं। चौथे में क्या दिखाई दिया? बाजार दिखाई दिया। तो फिर इसमें उसी से वहीं से क्या शुरू करोगे, खेत में सब लोग खेती करके जो उससे अनाज निकलता है उसको बाजार लेकर जाते हैं, बाजार में उसको बेचते हैं, बाजार में बेचकर वो वहाँ से सामान खरीद कर अपने घर का लालन पालन पोषण करते हैं। बाजार में तरह तरह की फल, सब्जियाँ, अनाज, दूध, सब चीज़ें मिलता है। बाजार की रौनक बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। बाजार में सब लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनकर खड़े हुए थे। तो ये चीज़ आप जोड़ दोगे। फिर बाद में सब लोग, गांव के लोग बड़े खुश रहते हैं। शाम के समय सब लोग गांव में इकट्ठे होकर चौपाल पर बैठते हैं, सब लोग आपस में बातें करते हैं। तो गांव का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, गांव में बहुत अच्छी हवा चलती है। तो इसलिए और ये गांव का दृश्य मुझे बहुत, मेरे मन को बहुत भाता है। जब कभी मुझे मौका मिलेगा मैं गांव में रहने ज़रूर जाऊंगा।
ऐसे आप ऐसा पूरी एक कहानी आपने बना दी उन 4 चित्र के माध्यम से जो मैंने आपको बताए। ठीक वैसे ही कहानी, इसी तरह की कहानी आपको जो भी कोई आया, कोई जंगल आया, कुछ वाइल्ड एनिमल्स आ गए, कुछ आपका डोमेस्टिक एनिमल्स आ गए, कुछ आपका शिकारी दिखाई दे, तो ऐसी उनसे भी रिलेटेड कोई भी आप कहानी बना सकते हैं। लेकिन ये कहानी जो मैंने बनाई, कहीं कोई कहानी किसी किताब में नहीं है, किसी बुक में नहीं है, कोई इंटरनेट में। क्यों ये कहानी? क्योंकि मैंने अपने शब्द में बनाई, जो चित्र मुझे दिए गए, जो पिक्चर्स मुझे दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वो कहानी बनाई है। तो ठीक वैसे ही आपको भी कहानी लेखन करना होता है, वैसे ही आप लोगों को भी कहानी लेखन करना होता है। कहानी लेखन इसी तरह से एक दूसरे से जोड़ते हुए। तो ये वाला ग्रामर का जो हमारा पोर्शन है, ये भी गूगल फॉर्म पे नहीं आ सकता, तो ये भी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं कोई वीडियो देखूंगी और वीडियो के अकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। तो लिखने का तो आपका ये भी नहीं आएगा कि हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये तो आप, क्योंकि अगर रिटन में एग्ज़ाम होते तो हम ये कहानी लिख सकते थे, लेकिन अभी हमारा रिटन में नहीं है, खाली गूगल फॉर्म पे। तो अभी गूगल फॉर्म पे आपका लिटरेचर से ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और ग्रामर से जितने पॉसिबल हो सकता है मैं उतने दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का। मैंने आज को आपको कहानी लेखन भी समझा दिया है और अनुच्छेद लेखन भी समझा दिया है। बाकी बचता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी कि भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए या जिन संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। कि जो हम अब आपने अनुच्छेद लेखन कर रहे हो, या आप निबंध लिख रहे हो, या आप कहानी लेखन कर रहे हो, जो भी कुछ लिखना है हमें लिखित रूप में, जो इवन क्वेश्चंस भी लिख रहे हो, अगर हमें कहीं रुकना है, थोड़ा रुकना है, कम रुकना है, ज़्यादा रुकना है, पूरा रुक जाना है, उन सब को रुकने के लिए जिन संकेतों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम मीन्स आराम करने वाला चिन्ह, जहाँ पे हम अब वो उसको आराम करा दे, भाई अब यहाँ रुक जाओ। फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप मिलके फुल स्टॉप, पूरा रुक जाइए, अब ये सेंटेंस पूरा रुक गया है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, लेकिन वो नेक्स्ट सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है विराम चिन्ह। ठीक है, और विराम चिन्ह हमारा क्या होता है बच्चों? विराम चिन्ह हमारे हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कितने प्रकार के? 11 प्रकार के विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? 11 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, नंबर 3 पूर्ण विराम, नंबर 4 अपूर्ण विराम, नंबर 5 प्रश्न सूचक चिन्ह, नंबर 6 विस्मयदी सूचक चिन्ह, नंबर 7 निर्देशक चिन्ह, नंबर 8 उद्धरण चिन्ह, नंबर 9 कोष्टक चिन्ह, नंबर 10 योजक, और नंबर 11 लाघव चिन्ह। ये हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं हमारे, 11 विराम चिन्ह। इन्हीं को ही प्रयोग करते हुए सबका अपना अलग अलग यूजेस है। ऐसा नहीं कि सबका एक ही मतलब, सबका अलग अलग यूजेस है, सबका अलग अलग टाइम पर यूज होता है। कहीं पर किसी तरह का, कहीं पे किसी तरीके का, सबका एक जैसा यूजेस नहीं है। सब कहीं पर पूरा रुकना है तो उसके लिए हम पूर्ण विराम लगाते हैं, कहीं पर थोड़ा रुकना है तो अपूर्ण विराम लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, ये सबका। और जहाँ पे हमारा प्रश्न किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन वाले आ रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। कहीं पर हमें कोई बात निर्देश के द्वारा कही जा रही है, निर्देशन में की जा रही है, तो वहाँ के लिए निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। कोई बात हमें उसका अर्थ हमें पता है लेकिन दूसरा अर्थ समझाने के लिए उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो उसको कोष्टक चिन्ह कहते हैं। तो सबका अपना अलग अलग अर्थ है, सबका अपना अलग अलग वर्ग है, सब अपना अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो अब मैं पहले आपको अल्प विराम भी बताती हूँ। तो अल्प विराम का अर्थ है क्या? थोड़ा, थोड़ा आराम, थोड़ा कहीं पर आराम करना, थोड़ा विश्राम करना, या थोड़ा रुकना।
कि हमको एक लाइन कर रहे हैं लेकिन वहाँ रुकना है, लेकिन थोड़ा रुकना है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। कोमा लगाकर वहाँ पर हम आगे फिर वो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि, जब बहुत सारी चीज़ें आई हैं थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे हमने कोमा लगाकर वो बात को थोड़ा आराम किया, लेकिन अपनी सेंटेंस कंप्लीट किया। ये होता है हमारा अल्प विराम। फिर नेक्स्ट आता है अर्धविराम। तो अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम होता है कि आधा, कि कहीं पर हमें आधा रुकना है, पूरा नहीं रुकना। अल्प विराम तो यानी कि अल्प विराम से ज़्यादा है और पूर्ण विराम से कम। तो पूर्ण विराम से थोड़ा होने पर और अर्धविराम अल्प से थोड़ा ज़्यादा रुककर हमें वहाँ पर आगे नया सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? अर्धविराम। तो अर्धविराम का चिन्ह क्या है? हमारा डॉट और एक कोमा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आसाम में बाढ़ आ गई, फिर रुके और सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लेकिन थोड़ा रुकना था, तो वहाँ पे क्या किया हमने? अर्धविराम लगाया और फिर उसके बाद अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया। तो ये हुआ अर्धविराम। फिर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आप परिचित ही हो कि जहाँ पर पूरा सेंटेंस समाप्त हो रहा है वहाँ पे उसको अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अर्धविराम हुआ। तो पूर्ण विराम हुआ, सॉरी। तो पूर्ण विराम में है कि जहाँ पे हमें पूरा रुकना है, पूरी बात कही जा रही है, तो वहाँ पे पूर्ण है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, तो वो क्या हुआ? पूरा सेंटेंस है, कोई और आगे नहीं है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया। अपूर्ण विराम चिन्ह कि यह वाक्य ना तो वाक्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि, तो नाम है, उसके बाद ये अलग अलग कर दिया गया है, तो नाम के बाद इन्होंने अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया है और फिर उसके बाद आपका अल्प विराम भी लगाया गया है। तो ये क्या हुआ? हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह। फिर है प्रश्न सूचक। ये भी आपको परिचित होंगे, क्योंकि प्रश्न सूचक जिसमें प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुमने पौष्टिक खाना खाया है? क्या आज तुम स्कूल गए थे? तुम कैसे हो? मैं आज शायद मैं तुम कहाँ, दिल्ली में तुम कहाँ रहते हो? ऐसे वाक्य जो करके पूछे जाते हैं, जहाँ पर क्या, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, ये सब आते हैं, तो वो प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाते हैं। और उसका मार्क आपको पता है कि वो 2 करके और नीचे एक डॉट लगाते हैं। विस्मयद्योतिक सूचकी, जहाँ पे खुशी, जहाँ पे दया, करुणा भाव के दुख आदि के भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर हम विस्मयद्योतिक सूचक चिन्ह लगाते हैं। वो कैसा होता है? एक आपका स्टैंडिंग लाइन छोटी सी और उसके नीचे एक डॉट, तो वो आपका विस्मयद्योतक। वाह कितना सुंदर घर है, वाह आज तो ताजमहल बहुत सुंदर लग रहा है, छी कितनी गंदी छी कितनी गंदी ड्राइंग बनाई है, तो जहाँ पे घृणा प्रकट हो रही है, अरे तुम आ गए, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रश्न सूचक। फिर है निर्देशक। तो कोई भी निर्देश या सूचना देने के लिए जो सेंटेंस आ रहा है, तो वहाँ पर हम एक स्लैंटिंग लाइन का प्रयोग, एक स्लीपिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, एक डैश का। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे तथा दुहरे। उद्धरण चिन्ह की जो इन्वर्टीज कोमाज जिन्हें कहते हैं, तो सिंगल वाले जो सिंगल कोमा लगाया जाता है तो उसे सिंगल वाले इन्वर्टीज कोमाज है, और अगर डबल लगाया जा रहा है तो वो डबल, यानी कि एक वाले हैं तो इकहरे और डबल वाले हैं तो दुहरे। तो इस प्रकार उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बीजक कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ रचना है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो ये रामचरितमानस को भी हम इन्वर्टीज कोमास में कर बता सकते हैं। कोष्टक कि वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि जैसे हमने लिखा मधुर, लेकिन ब्रैकेट में कर दिया मीठा,
ठीक है, तो ऐसे जो शब्द आते हैं जिनका दोबारा अर्थ बताना होता है, दो अर्थ होते हैं, तो उसको हम कोष्ठक में कर देते हैं। योजक दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने तथा उन्हें जोड़ करने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक भी कहते हैं। जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, ये जो दो शब्द हैं उनके बीच के करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह किसी बड़े प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे ईस्वी, पंडित, डॉक्टर, डॉक्टर का डा बना के उसके आगे जीरो, पंडित का प कर दिया, प्रोफेसर का प्रो कर दिया, संवत का स करा, ऐसे जो होते हैं उनको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको अनुच्छेद लेखन और कहानी लेखन और विराम चिन्ह, ये तीनों मैंने आज आपको समझा दी हैं अच्छे से, तो इसका दोबारा से रिकैप लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। तो आज की क्लास मैं अपनी यही फिनिश करती हूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।